नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है आपने शहर की इस भागम भाग से निकलकर कहीं दूर खुले आसमान के नीचे एकदम शांत जिंदगी जीने का? अगर हाँ, तो आज आप बिल्कुल सही जगह है। आज हम ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही खूबसूरत कविता क्लैंसी ऑफ द ओवरफ्लो को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इसकी दुनिया में चलते हैं और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। तो इस पूरी कविता को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम मिलेंगे इसके राइटर से, बैंजो पैरिसन। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक चिट्ठी से इस कविता की कहानी शुरू होती है। फिर आएगा इस कविता का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, शहर और गांव की जिंदगी का कंपैरिजन। और आखिर में हम समझेंगे कि कवि की आखिरी ख्वाहिश क्या थी। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मिलते हैं उस इंसान से जिसके दिमाग से ये खूबसूरत लफ्ज निकले, बैंजो पैटरसन। क्योंकि देखिए, किसी भी राइटर को समझे बिना उसके काम की गहराई तक पहुंचना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनका पूरा नाम था एंड्रू बार्टन पैटरसन, पर पूरा ऑस्ट्रेलिया इन्हें प्यार से बंजो बुलाता था। इन्हें बुश पोएट के नाम से जाना जाता है। अब आप सोचेंगे बुश पोएट क्या होता है? ये वो कवि होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के देहाती इलाकों, जिसे बुश कहते हैं, वहाँ के लोगों और वहाँ की जिंदगी के बारे में लिखते थे। और उनकी ये फेमस पोएम क्लैंसी ऑफ द ओवरफ्लो सबसे पहले 21 दिसंबर 1889 को द बुलेटिन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। तो अब आते हैं सीधे कविता पर। बैंजो पैटरसन हमें कहानी सुना रहे हैं, और ये कहानी जानते हैं कहाँ से शुरू होती है? एक सिंपल सी चिट्ठी से। एक ऐसी चिट्ठी जो हमारे नरेटर ने लिखी थी। कविता की शुरुआत होती है एक नरेटर से जो शहर के एक ऑफिस में बैठा है और एक लेटर लिख रहा है। अब ये लेटर किसके लिए है? ये है क्लैंसी नाम के एक आदमी के लिए। पर एक प्रॉब्लम है, नरेटर को उसका पक्का एड्रेस नहीं पता। इसलिए वो ये लेटर ऑन स्पेक भेज देता है, मतलब बस एक अंदाजे से। और एड्रेस की जगह क्या लिखता है पता है? सिर्फ इतना, क्लैंसी ऑफ द ओवरफ्लो। ये वही जगह है जहां वो सालों पहले क्लैंसी से मिला था, जब क्लैंसी वहां भेड़ों के बाल काट रहा था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये द ओवरफ्लो आखिर है क्या? तो देखिए, ये कोई रियल प्लेस नहीं है। ये पैटरसन की इमेजिनेशन से निकला एक देहाती इलाका है, एक बहुत बड़ा फार्म समझ लीजिए। उन्होंने इस नाम को अपनी कई पोएम्स में यूज किया है ताकि वो देहाती ऑस्ट्रेलिया की एक परफेक्ट पिक्चर बना सकें। खैर, कुछ दिन बाद उस चिट्ठी का जवाब आता है, लेकिन हैंडराइटिंग ऐसी है जैसे किसी ने काले तार में अपना अंगूठा डुबो के लिख दिया हो। और ये जवाब क्लैंसी का नहीं बल्कि उसके एक दोस्त का है। मैसेज एकदम साफ और सीधा था, क्लैंसी अब यहाँ नहीं है, वो क्वींसलैंड चला गया है ड्रोविंग के लिए, और हमें सच में नहीं पता कि वो अब कहाँ है। और हाँ, ड्रोविंग का मतलब होता है जानवरों को, पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह हाँक कर ले जाना, जो कि एक लंबा सफर होता है। और बस यही वो पॉइंट है जहां से ये कविता आसमान छूने लगती है। उस छोटे से जवाब को पढ़ते ही नरेटर अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे ही दो अलग अलग दुनियाओं में खो जाता है। एक तरफ है क्लैंसी की आज़ाद खुली दुनिया, और दूसरी तरफ है नरेटर की अपनी 4 दीवारी में कैद शहरी जिंदगी। इमेजिन करने लगता है। उसकी आंखों के सामने एक सीन आ जाता है। क्लैंसी घोड़े पर बैठा है, पशुओं का एक बड़ा सा झुंड आगे चल रहा है और क्लैंसी उनके पीछे पीछे गाने गुनगुना रहा है। वो सोचता है, यार यही तो है असली खुशियां, असली सुकून, ऐसा सुकून जो शहर के लोगों को कभी मिल ही नहीं सकता। क्या खूबसूरत रोमांटिक पिक्चर बनाई है यहाँ गांव की जिंदगी की। और नरेटर की इमेजिनेशन तो और भी आगे बढ़ जाती है। वो सोचता है, देहात में क्लैंसी अकेला थोड़ी ना है, उसके दोस्त हैं वहां। कौन? बहती हुई हवा, नदी की लहरें, ये सब उससे बातें करती हैं। दिन में दूर दूर तक फैले सुनहरे मैदान, और रात में तो बस लाखों करोड़ों सितारों की शानदार चमक। मतलब यहां नेचर सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो एक दोस्त है, एक साथी है। और फिर अचानक से यह सपना टूट जाता है। पोएम का मूड एकदम 180 डिग्री घूम जाता है। क्लैंसी की उस खुली आज़ाद दुनिया से हम सीधे नरेटर की रियलिटी में आ गिरते हैं। कहाँ? उसके अंधेरे छोटे से ऑफिस में। एक ऐसी जगह जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच सूरज की एक हल्की सी किरण भी आने के लिए तरस जाती है। और खिड़की से क्या आ रहा है? शहर की धूल भरी गंदी बदबूदार हवा। यहां पोएट ने एक बहुत ही पावरफुल वर्ड यूज किया है, फोर्टिड। फोर्टिड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बदबूदार। सोचो, सिर्फ एक शब्द से पैटरसन ने शहर के उस घुटन भरे गंदे माहौल की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख दी है। सोचे, जहां क्लैंसी को पशुओं की मीठी आवाजें सुनाई देती हैं, वहीं हमारे नरेटर को क्या सुनाई देता है?
ट्रैम और बसों की फींडिश रैटल, मतलब एक शैतानी कानों को चुभने वाली खड़खड़ाहट, और इसके साथ साथ गली में लड़ते हुए बच्चों की आवाज़ और सड़क पर चलते लोगों के कदमों का वो शोर जो कभी खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल गांव की शांति का एकदम ऑपोजिट। और शहर के लोगों के बारे में नरेटर क्या सोचता है? उफ, उनकी वो हमेशा की जल्दी, उनके वो पीले पड़े चेहरे और एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने की वो रेस, ये सब उससे डराता है। वो उन्हें लालची समझता है और कहता है कि वो स्टंटेड हैं, मतलब उनका ठीक से विकास ही नहीं हुआ। और फिर आती है कविता की सबसे पावरफुल लाइन, क्योंकि शहर के लोगों के पास ग्रो करने का, जीने का टाइम ही नहीं है, उनके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मतलब सोचिए, जीने के लिए ही वक्त नहीं है लोगों के पास। तो अब आप देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनिया बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है क्लांसी की दुनिया, खुले मैदान, चमकते तारे, सुकून, और दूसरी तरफ है नैरेटर की दुनिया, एक अंधेरा सा ऑफिस, गंदी हवा, ट्रैफिक का शोर और एक ऐसी रेस जिसका कोई अंत नहीं। जो फर्क है वो एकदम साफ है ना? वेल, जब ये दोनों तस्वीरें इतनी क्लियर हो जाती हैं, तब नरेटर इन ख्यालों से बाहर निकलता है और एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। अब वो अपने दिल की बात, अपनी आखिरी ख्वाहिश हम सबके सामने रखता है। और आखिर में नरेटर के दिल की बात उसके होठों पर आ ही जाती है। वो कहता है, काश मैं अपनी जिंदगी क्लांसी से बदल पाता। वो भी क्लांसी की तरह आज़ाद घूमना चाहता है, मौसमों को आते जाते देखना चाहता है, और ये भी सोचता है कि ठीक है, क्लांसी मेरी जगह आकर इन ऑफिस की फाइल्स में उलझा रहे। लेकिन अगले ही पल उसे रियलिटी का एहसास होता है। वो सोचता है, नहीं, क्लांसी जैसा आज़ाद इंसान उस ऑफिस के पिंजरे में कैद होकर नहीं जी पाएगा। और यहीं पर यह कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है। क्या सच में क्लांसी जैसा इंसान, जिसे खुले मैदानों और तारों भरी रातों की आदत हो, उस डिंजी लिटिल ऑफिस में, उस अंधेरी कोठरी में खुश रह पाएगा? जवाब हम सब जानते हैं, शायद कभी नहीं। पोयम इस एहसास के साथ खत्म होती है कि क्लांसी की आज़ादी ही उसकी आइडेंटिटी है और वो शहर के लिए बना ही नहीं। तो इस पूरी कविता से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये हमें एक आइडियल लाइफ यानी सपनों की जिंदगी और रियलिटी के बीच का फर्क दिखाती है। ये साफ तौर पर नेचर की आज़ादी को शहर के बंधनों से ऊपर रखती है, और सबसे बड़ी बात, ये हम सब के अंदर की उस ख्वाहिश को आवाज़ देती है जो एक आज़ाद, एक मीनिंगफुल जिंदगी जीना चाहती है, बिल्कुल वैसी जिंदगी जैसी शायद क्लांसी जी रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको लिटरेचर की ऐसी ही गहराइयों में उतरना अच्छा लगता है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज इस सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।